दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में मैं वर्णमाला चैप्टर से एमसीक्यू लेकर हाजिर हूं। जैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही सवाल आज मैं आप सभी के समक्ष देने वाला हूं वर्णमाला चैप्टर से, ठीक है। और ये सवाल अपने आप में लेवल वाले सवाल होंगे, थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के सवाल होंगे, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आपको इंतजार था दोस्तों आपकी अपनी हिंदी किताब का, तो जी हाँ दोस्तों ये किताब अब हमारे पास आ चुकी है। जल्दी से आप सभी इसे ऑर्डर कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। बहुत दिनों बाद ये किताब आ रही है। ये किताब का हमारे तीसरा संस्करण है, ठीक है। तो पहले आप इसे परचेज कर लीजिए और पहले से ज्यादा सवाल और नए नए सवाल अपडेट किए गए हैं। कुल 6000 प्रश्न दोस्तों इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी आप ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी ये किताब आपके पास पहुंचेगी। और इस किताब से भी प्रश्न है और कुछ नए प्रश्नों को भी दोस्तों मैं शामिल करते रहता हूं। ऐसा नहीं कि केवल वही पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो कुछ नए प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला ही सवाल आपको अटैक देने वाला है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। क्या दे रहा दोस्तों, कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है, ठीक है। अघोष कहते किसे, पहले ये तो पता चले। तो आप हिंदी वर्णमाला आप लिखते होंगे क ख ग घ अंगा च छ ज ज, इस तरह से लिखते होंगे। तो जो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर है, ठीक है, वही क्या दोस्तों अघोष है, ठीक है। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ण नहीं वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला एवं दूसरा अक्षर, ठीक है, दूसरा अक्षर क्या कहलाता है दोस्तों, अघोष कहलाता है। और साथ ही साथ कौन है, श ख स, ये जो तीनों स है दोस्तों, ह को नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये तीनों स ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अघोष कहलाते हैं। अब मैंने पढ़ा दिया, अब फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है। इतना ही अघोष होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों क, ठीक है, यहां पे लिख दिया ख, यहां पे लिख दिया ग, यहां पे लिख दिया घ, यहां लिख दिया अंगा, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसे लिख दिया च छ ज झ इया, जैसे इतना लिख दिया ना। अब आपसे पूछ दे दोस्तों कि इसमें से कौन सा अघोष है कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा, ये पहला दूसरा वर्ड ही हो जाएगा। उसी तरह से च छ, तो क ख और च छ क्या है दोस्तों, अघोष हो जाएंगे और इधर वाले घोष हो जाएंगे या सघोष हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ग ये तो तीसरे नंबर पे आता है, तो ये तो आपका जवाब होगा नहीं। ज च छ ज ये भी तीसरे नंबर पे आता है, ये भी जवाब नहीं होगा। क पहले नंबर पे आता है, ये जवाब हो जाएगा। द जो है त थ द तीसरे नंबर पे आता है, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप जो है हर प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड यहां पर बढ़ाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला दे रहा है घ किस प्रकार का व्यंजन है, आपको बताना है। अल्प प्राण है, ये तो चेक करना पड़ेगा। अल्प प्राण यानी ऐसा वर्ड जिसके उच्चारण में कम हवा जो है बाहर निकले। तो इसमें क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण में हर वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। कैसे, ऐसे भी चेक कर सकते। देखिए क कम हवा निकल रही, मुंह पे हाथ रखिए थोड़ा सा दूर, ख ज्यादा हवा निकल रही। जहां ज्यादा वायु निकले वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। जहां कम वायु निकले वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। घ देखिए ज्यादा हवा निकल रही, ग कम हवा निकलेगी, चेक करिए ना हाथ रख के। तो घ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अल्प प्राण नहीं है, घ जो है दोस्तों ये महाप्राण है और घ अघोष भी नहीं है। एक्चुअली में जो घ है दोस्तों, दो चीज याद रखिए, एक तो घ महाप्राण है, ठीक है, एक तो घ क्या दोस्तों, एक तो घ महाप्राण वर्ण है और दूसरा घ आता है चौथे नंबर पे। इस वजह से घ जो है यह घोष या सघोष वर्ण है। चाहे घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, एक ही बात है। और यहां ऐसा कुछ दे नहीं रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है, केवल ये बताना है। क क्या क महाप्राण है, नहीं, क महाप्राण नहीं होता दोस्तों। क क्या है, क को बोलने से कम वायु बाहर निकलती, इसलिए क क्या है, अल्प प्राण होगा। ख अल्प प्राण है क्या, नहीं, ख के उच्चारण में ज्यादा वायु बाहर निकलती है, इसलिए ख महाप्राण होगा। ग घोष है क्या, बिल्कुल ग घोष है दोस्तों। चाहे आप इसे घोष कहिए चाहे आप इसे स घोष कहिए, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन च दोस्तों घोष नहीं है, ठीक है। च क्या दोस्तों, च घोष नहीं है। च क्या है, च पहले नंबर पे आता है, तो च को अघोष होना चाहिए था। मैंने आपको भी बता दिया कि क्यों गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला दे रहा है निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण तालु से होता है, उसे तालव्य कहते हैं।
क का उच्चारण दोस्तों कंठ से होता है। किससे होता है? क का उच्चारण कंठ से होता है। च का उच्चारण दोस्तों तालु से होता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। ट का उच्चारण दोस्तों मूर्धा से होता है, या जीभ को उलटना पड़ता है। और प का उच्चारण दोस्तों ओष्ठ से होता है। ठीक है, ओठ, ओठ से। ठीक है। इसी तरह त नहीं दिया, नहीं तो त का उच्चारण क्या हो जाता है? त का उच्चारण दंत से होता है, दांत। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल में आपका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आया पढ़कर ना? खूब मजा आएगा यार, हिंदी में क्या ही टेंशन लेना। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज नए नए टॉपिक लेके आऊंगा। अगला 30 दिन जो है ना हमारा, वो बड़ा बेहतरीन है। अगले 30 दिन तक हम रोज नए नए टॉपिक लेकर आएंगे। कभी भी अपना टॉपिक मैं रिपीट नहीं करूंगा। पिछली क्लास मैंने तत्सम तद्भव का दिया, आज वर्णमाला का दिया, कल कुछ और दूंगा। ऐसे रोज बदल बदल के देता रहूंगा। ठीक है। आगे देखिए, करा त वर्ग के महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण यानी जिसके उच्चारण से अत्यधिक अधिक वायु बाहर निकले। ठीक है। जिसके उच्चारण से अधिक वायु बाहर निकले। ठीक है। अधिक वायु बाहर निकले, बस उसी को क्या कहते हैं? उसी को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। तो देखो, त कम वायु निकल ली। त जो है दोस्तों ये अल्प प्राण है। ठीक है। त क्या है दोस्तों? त जो है ये अल्प प्राण है। इसी तरह से थ क्या है दोस्तों? थ महाप्राण है, क्योंकि इसके उच्चारण से ज्यादा वायु बाहर निकलेगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। द क्या है दोस्तों? द भी अल्प प्राण है। ठीक है। द भी अल्प प्राण है। न भी दोस्तों अल्प प्राण में आएगा। ठीक है। न इससे भी कम जो है वायु बाहर निकलती है। तो यहां पर दोस्तों थ वाला क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है। आगे दे रहा है कौन सा वर्ण घोष भी है और महाप्राण भी है? दोनों बताना है, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी। आइए देखते हैं। ख क्या दोस्तों? ख तो अघोष है। ख क्या है दोस्तों? यह अघोष है प्लस महाप्राण है। आपको अघोष नहीं चाहिए, आपको घोष चाहिए। घ क्या है दोस्तों? घ जो है ये घोष भी है और क्या है दोस्तों? महाप्राण भी है। तो आपको यही चाहिए था, घोष और महाप्राण, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। च दोस्तों क्या है? च तो अघोष है और क्या दोस्तों? अल्प प्राण है। ठीक है। च अल्प प्राण में आएगा। ठीक है। कम वायु बाहर निकलती है। और प क्या दोस्तों? प भी अघोष है। ठीक है। प्लस क्या दोस्तों? अल्प प्राण है। तो आपको केवल मैच ये कराना है कि कौन सा जो है यहां पे मैच कर रहा है, जिसमें घोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। क्या घोष और महाप्राण? ये ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसका ये जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़े दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है ड। ड दोस्तों किस प्रकार का व्यंजन है? क्या अच्छा ड आता कहां पर दोस्तों? तो याद रखिए, जब आप ट ठ ड लिखते हैं, ट ठ ड ढ अड़ यही लिखते हैं, तो ड दोस्तों यहां पर आता है। ठीक है। तो ये ट वर्ग में आता है, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है। तो पहला दूसरा तो अघोष होता है, इसके बाद वाला घोष हो जाता है। तो अघोष नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घोष। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण भी हो सकता है। ठीक है। तो किस प्रकार का व्यंजन दोस्तों? घोष और अल्प प्राण दोनों हो सकता है, इसलिए आपका उत्तर होना चाहिए बी एंड डी। ठीक है। एक ऑप्शन बनाइए, नया ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन लीजिए, बी एंड डी। ठीक है। बी एंड डी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है। ये हो जाएगा। आप एकदम समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि भाई कम वायु भी बाहर निकल रही है और घोष भी हो जाएगा, तो इस तरह से इसको इस तरह देना चाहिए। ऐसे लिखता तो भैया अब हम क्या ही करें, मैं बी भी सही कर सकता हूं, डी भी सही कर सकता हूं। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है जहां दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो वहां तीसरे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर ये क्लेम वाला सवाल हो जाएगा। करा फ का सही वर्गीकरण क्या ये बताना है। ठीक है। फ जो है दोस्तों किस लाइन में आता है? देखिए, फ आता है, पहले प हो जाएगा, फिर फ हो जाएगा, प फ ब भ म। ठीक है। यहां आता है फ, तो फ आएगा किस पे दोस्तों? फ आ जाएगा, ये अघोष भी है फ, और क्या दोस्तों? ज्यादा वायु निकलती है, इसलिए इसे महाप्राण वाले कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो एक तो घोष नहीं करना है, अघोष और महाप्राण। घोष के साथ अल्पप्राण नहीं, अघोष के साथ, ये सब ऑप्शन गलत है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में आपको सही नजर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? ठीक है। बहुत आराम से पहचानिए। अगर जो बच्चा एक बार भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं कह रहा हूं, अच्छा एक चीज बच्चे कहते हैं कि सर YouTube में पढ़कर हमारी बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है। आप मुझे ये बताइए, यदि आप YouTube को पढ़कर संतुष्ट हैं तो सोचिए मैं पेड कोर्स क्यों बना के रखा हूं। जो इंसान YouTube पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, इतना अच्छा सवाल दे सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में कितना अच्छा सवाल देता होगा, यह आपको सोचना चाहिए। अगर आप YouTube पे खुश हैं तो खुश रहिए। ये तो वही बात हो गई कि हमने एक पिक्चर का ट्रेलर देखा, बड़ा बढ़िया ट्रेलर था,
पिक्चर नहीं देखा, सिर्फ ट्रेलर देखना और ट्रेलर की बखानी कर रहे हैं, तो ट्रेलर वाली क्लास है भैया, ये पिक्चर वाली क्लास नहीं है। पिक्चर देखना हो तो पेड कोर्स में आ जाइए, एक बार डेमो आके देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कोर्स पे नहीं आना, सिर्फ एक बार डेमो देख लीजिए, ठीक है, अपने आप समझ में आएगा। तो कोर्स और एक किताब, ये दो चीज अगर आपने रखा है तो आपको हिंदी का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और 100% नंबर आपके सही होंगे। 100 सवाल आएगा परीक्षा में तो 100 सही, 50 आएंगे तो 50 सही, जितना आएगा उतना सही होगा। आगे देखिए, करा ये किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन है क्या? नहीं, स्पर्शी व्यंजन नहीं दोस्तों, ठीक है। उष्म व्यंजन भी नहीं है। उस व्यंजन में दोस्तों क्या आता है? उष्म गर्मी वाले होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें आता है श स श ह, ठीक है, स का शाह आता है दोस्तों। ये अंतस्थ व्यंजन कराते हैं, य र ल और व, ये अंतस्थ कहलाते हैं। संयुक्त में हो जाता है छ त्र ज्ञ, ठीक है, छत्रज्ञ, ठीक है, छत्रज्ञ। और स्पर्शी व्यंजन दोस्तों ये होते हैं क से लेके म तक, क से लेके म तक जितने सब के सब दोस्तों स्पर्शी व्यंजन में गिने जाते हैं। तो यहां फिलहाल क्या हो जाएगा, यह पूछा है ना, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन है? ठीक है, अभी मैंने बताया कि उष्म व्यंजन में क्या क्या आता है। उष्म व्यंजन में आता है श, फिर आता है खटकोड़ स, फिर आता है बड़ा स, फिर आता ह। ये दोस्तों चार आते हैं उस व्यंजन में, ठीक है। तो म तो आता नहीं है, ठीक है, क्या आता है दोस्तों? स आएगा, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा और इस जगह भी बच जाएगा और आपका फायदा भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यहां नोट कर लीजिए, स हो गया, खटकोड़ स हो गया, बड़ा स हो गया और ह हो गया, ये होते हैं उसमें। म जो होता है दोस्तों ये ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, प फ ब भ म। ये र जो होता है दोस्तों इसको अंतस्थ में रखते हैं, ठीक है, अंतस्थ में रखते हैं। ओष्ठ भी होता है और स्पर्शी भी होता है, ठीक है, स्पर्शी में भी आ जाता है। इसी तरह ल भी क्या हो जाता है दोस्तों, यह भी अंतस्थ व्यंजन, य र लव ये अंतस्थ में रखे जाते हैं। तो फिलहाल जो हमारा उत्तर है ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है खटकोड़ सा का उच्चारण स्थान क्या है भाई? खटकोड़ सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत नहीं है, दंत वाले से क्या हो जाएगा दोस्तों? त थ द ध न, इनको दंत में रखा जाता है। तालु में क्या रखा जाता है? च छ ज झ इय। और अंतिम में क्या हो जाएगा? तो मूर्धा में क्या होता है? मूर्धा में होता है ट ठ ड ढ अड़। और ओष्ठ में क्या होता है? प फ ब भ और म, इतने होते हैं। अब इसमें से खटकोड़ स के लिए याद रखिएगा एक्स्ट्रा हो जाता है मूर्धा, ठीक है। खटकोड़ स में और क्या आ जाता है दोस्तों? ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, ये आप याद रखेंगे। और री का भी दोस्तों मूर्धा होता है, ठीक है। री जो आप स्वर आप जब पढ़ते हैं 11 स्वर पढ़ते हैं तो उसमें जो री है, री को भी दोस्तों कहां रखते हैं? मूर्धा वाले में रखते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। कई बच्चे कंफ्यूजन में इधर उधर कर देते हैं जवाब। आगे देखिए, ह किस प्रकार का व्यंजन है? क्या ह स्पर्शी व्यंजन है? नहीं, स्पर्शी व्यंजन में सिर्फ क से लेकर म तक आते हैं, ठीक है। क से म तक के जो वर्ड आते हैं वो आते हैं। उष्म व्यंजन में दोस्तों क्या आ जाते हैं? उष्म व्यंजन में आ जाता है ये वाला स ख श, ठीक है, स खटकोड़ स, बड़ा स और ह, ये आ जाते हैं। अंतस्थ में य र लव आ जाता है, य र ल व, ठीक है। और संयुक्त में क्या आ जाता है? छ त्र ज्ञ और स्र, छत्रज्ञ स्र भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वो तो पीछे वाले में था। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? ये उष्म व्यंजन में आ जाएगा, ठीक है। सख सह क्या हो जाएगा? ह पूछा है कहां पे आएगा, तो ह कहां पे आ जाएगा दोस्तों? ये उष्म व्यंजन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उष्म व्यंजन क्यों कहा गया? देखिए अंतस्थ कहा गया इसलिए क्योंकि य लव बोलने पे हवा अंदर जाती है और सख सह बोलने पे एक साथ हवा बाहर आती है, ठीक है। श ख श ह ज्यादा हवा बाहर आती है। य र ल देखेंगे हवा बहुत कम है, तो पूरा हवा अंदर चली जा रही है। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बड़े स का उच्चारण स्थान क्या दोस्तों? तालु में क्या आता है? मैंने फिर से एक बार रीड कर लीजिए, च छ ज झ और ये तालु में आता है, ये तो है नहीं। मूर्धा में दोस्तों क्या आता है? ठीक है, अभी बताया था। मूर्धा में क्या आता है? ट ठ ड ढ अड़। दंत में क्या आता है दोस्तों? त थ द ध न। कंठ में क्या आता है? क ख ग घ अंग।
अच्छा, मैं बार बार लिख रहा हूं तो कई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये बार बार क्यों लिख रहे हैं। अरे आप ही के फायदे के, मैं चाहता हूं तो यहां उत्तर बता के चला जाता है कि भैया ये बड़ा सा जो है ये किस में आता है दोस्तों। अब बच्चा ही सोचेगा कि यार कहां करें, कंठ में तो आएगा नहीं, दंत में आएगा, मूर्धा यहां भी चला जाएगा, नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर खटकोड़ सा यहां पे था तो बड़ा सा दोस्तों ये तालु पे आता है, ठीक है। बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु पे आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। मैंने जानबूझ के पहले कट कर दिया कि आप कंफ्यूजन में मूर्धा जवाब दे दीजिए, ज्यादातर बच्चा भी करता भी है। ये अपने आप में बहुत शानदार सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेगा, एक्सीडेंटल सवाल है भैया, मतलब ऐसा सवाल जहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, ये उस टाइप का सवाल है, ठीक है। हर बच्चा गलती करेगा, पूछ के देखना किसी से, अपने आप गलत कर देगा, ठीक है। क्योंकि लोग ना म तक रटे होते हैं, म के आगे फिर गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप सही कीजिएगा। कर ल दोस्तों किस प्रकार का वर्ड है, तो यर लव दोस्तों इसी में आता है, यर लव। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतस्थ हो जाएगा, उस्म तो होगा नहीं, क्योंकि उस्म में स ही आते हैं, स का तीनों ग्रुप आ जाएगा और ह आता है। स्पर्शी में दोस्तों सीधा क से म तक उठा लिया, नासिक में दोस्तों अंगा ले लिया, इया ले लिया, अड़ ले लिया, म ले लिया, न ले लिया और म ले लिया, ठीक है। न ले लिया और म ले लिया, ये इनको दोस्तों नासिक में रखा जाता है। तो यहां पर जो हमारा जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ल के बारे में पूछा था, ठीक है। और आगे चलिए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछ दिया, अब ये कठिन बन गया। अब कठिन कुछ नहीं दोस्तों, देखिए क ख को गिनते हैं, इसी तरह से च छ को गिनते हैं, इसी तरह से ट ठ को गिनते, पहला दूसरा गिना जाता है, इसी तरह से त थ को गिनते हैं और इसी तरह से प फ को गिनते हैं, ठीक है। अब इनको देखेंगे तो ये टोटल हो जाते 10, कितने हो जाते हैं दोस्तों, ये हो गए हैं, ठीक है। इनका टोटल कितना हो गया दोस्तों, इनका टोटल हो गया 10। अब इसी 10 में दोस्तों और ऐड कर लीजिएगा, 10 में और ऐड कर लीजिएगा, स तीनों जो स होते हैं, ठीक है, इनको ह को नहीं ऐड करना है, तीनों जो स होते हैं तो ये तीनों को ऐड कर लीजिएगा। तो 10 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे दोस्तों, और यही जवाब हो जाएगा 13 है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी, 13 है। और यही अगर आपसे पूछ देता सघोष की संख्या कितनी है, सघोष की संख्या कितनी, सघोष दे देता या घोष वर्णों की संख्या देता तो 13 को उल्टा कर दीजिएगा, 31 होती हैं। कितने होते हैं, जो बचा कुचा स्वर वर्ग सब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 31 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। अरे 3 इधर बचे हुए हैं तो 3 × 5 = 15 तो ही हो जाएंगे, और 11 जो है 15 के बाद 11 और स्वर वाले जोड़ लीजिएगा तो 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 15 × 10 = 25, 1 26 हो जाएगा। बचा एक ह वाला ले लीजिए, यहां से बचा हुआ ह 26 1 27 हो जाएगा, और नीचे जो यर अंतस्थ वाले छूटे थे 4, ठीक है, 27 4 31 हो जाएगा। इस तरह से पढ़ लीजिए, ओरली मैंने आपको गिना दिया, लिखने का जगह यहां पे नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, करा निम्न में से अघोष वर्ण समूह का चयन करें। जो अघोष वर्ण समूह उसका चयन करना, क ख ग तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ग वाला तो घोष हो जाएगा, तो ये तो जवाब होगा नहीं। च छ ज भी क्या हो जाएगा दोस्तों, घोष निकल गया, यहाँ पे भी जवाब नहीं होगा आपका। ट थ त भी दोस्तों, त क्या है, यह घोष है। प फ ब दोस्तों घोष निकल गया, ठीक है। तो यहां पे जो सही है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सी में जो तीनों अक्षर दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, अघोष हैं। क्या हैं, अघोष हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, करा निम्न में से कौन सा अघोष नहीं है। क्या दिया दोस्तों, कौन सा अघोष नहीं है। अघोष नहीं का मतलब क्या है, आपको सघोष ढूंढना है, ठीक है। कौन सा सघोष है या घोष है, यही दोस्तों आपको ढूंढना है, ठीक है, यही तो होगा। अरे भाई जो अघोष नहीं है वो सघोष होगा, तो आइए देख लेते हैं। च दोस्तों, च क्या है दोस्तों, च तो अघोष है, आपको अघोष की तलाश तो करनी नहीं है। क क्या है दोस्तों, यह भी पहले नंबर पर पड़ता है तो यह भी अघोष है, इसकी भी तलाश नहीं करनी है। ट भी पहले नंबर पड़ता है, यह भी अघोष है। ड दोस्तों तीसरे नंबर पड़ता है, ड जो है ये सघोष है, ठीक है, सघोष है या घोष है, और इसी की आपको तलाश करनी थी, ठीक है, इसी की तलाश आपको करनी थी। तो यहां पर ड जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी का उत्तर तो गलत दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। और आगे देखिए, खटकोड़ स किस प्रकार का वर्ड है, ठीक है। सखर स हमने आपको बताया था कि तीनों तरह के जो स हैं, ठीक है, ये तीनों जो स हैं, इन तीनों स को कहां रखा जाता है, इनको अघोष की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी ह शामिल नहीं होता है, ह को छोड़ करके ह नहीं शामिल होता है, ह सघोष में आता है, ठीक है,
ह जो बचा हुआ दोस्तों ये क्या है, ह सघोष में आता है, बाकी तीनों तरह के स ये अघोष में आते हैं। तो यहां पर खटकोड़ स जो है ये अघोष हो जाएगा। महाप्राण तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों महाप्राण होता यहां लिख रहा है केवल, ठीक है, केवल महाप्राण, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। महाप्राण के साथ साथ तो जो है अघोष भी तो है, तो एक केवल शब्द नहीं दिया होता तो मैं इसको भी कर लेता। क्यों? क्योंकि यर लवा ये अल प्राण है और सख सह दोस्तों क्या है, ये महाप्राण है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल तो आपका उत्तर जो होगा यहां पे ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर देखिए, ध्यान दीजिए। करा निम्न में से कौन सा अघोष वर्ड है, कौन सा अघोष वर्ड है दोस्तों आपको बताना है। अघोष दोस्तों याद रखेगा जो पहला और दूसरा वर्ड होता है यही अघोष होता है। ग दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, तो ग क्या है दोस्तों, ग जो है ये घोष वर्ड है तो जवाब होगा नहीं। ज भी तीसरे नंबर पे आता है, ये भी घोष वर्ड है। प दोस्तों पहले नंबर पे आता है तो ये अघोष हो जाएगा और आपको अघोष ही चुनना था। त थ द तीसरे नंबर पे आता है तो द जो है दोस्तों ये घोष हो जाएगा। तो यहां जो आपका राइट आंसर है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा र जो है दोस्तों ये किस प्रकार का व्यंजन है। र पार्श्विक व्यंजन है कि लुंठित है कि उसमें कि स्पर्शी है। स्पर्शी में मैंने कहा था क से लेकर म तक स्पर्शी, ये तो है नहीं। उस व्यंजन में मत रखिएगा क्योंकि उस व्यंजन में तीनों तरह के जो स हैं ये आते हैं और ह आता है, ठीक है। बसता है पार्श्विक और लुंठित, तो र, ठीक है। र को क्या कहा जाता है दोस्तों, अब यहां ध्यान दीजिएगा, र को लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुंठित। पार्श्विक में नहीं रखना है, लुंठित कहा जाता है इसे, ये भी ध्यान दीजिएगा। कर पार्श्विक व्यंजन में कौन सा सही है, ठीक है। किसे पार्श्विक कहा जाता है, तो पार्श्विक ल को कहा जाता है, ठीक है। र को लुंठित कहा जाता है और पार्श्विक किसे कहा जाता है, ल को कहा जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है यह हो जाएगा अंतस्थ, ठीक है। यर लव को कहां रखते हैं दोस्तों, अंतस्थ की श्रेणी में रखते हैं। य ल और व इसको कहां रखते हैं, इसको अंतस्थ की श्रेणी में रखते हैं। अगला हमने बताया कि पार्श्विक और लुंठित, इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। देखिए लुंठित ल से शुरू होता है लेकिन ल होता उत्तर नहीं है, ठीक है। पार्श्विक दोस्तों याद रखेंगे ये ल में आता है, ये दोस्तों किस में आता है, ल में आता है, ठीक है। ये ल में आता है, ल को पार्श्विक में रखते हैं, ठीक है। ल को पार्श्विक वाली श्रेणी में रखा जाता है और र को लुंठित वाली श्रेणी में रखा जाता है। ये आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि ल से ल का मिलान कर दे, ऐसा आपको नहीं करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से ह किस प्रकार का वर्ड है, तो ह को कहते हैं दोस्तों काकल्य वर्ड। क्या कहते हैं, काकल्य। पार्श्विक में दोस्तों ल को रखते हैं, लुंठित में दोस्तों र को रखते हैं। नासिक में दोस्तों क्या रखते हैं, कई आते हैं। नासिक में अंगा आता है, इया आता है, अड़ा आता है, ना आता है, मा आता है, इन सबको रखा जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ह पूछा है तो काकल्य, ह को काकल्य वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अच्छा सवाल है भी है। इसी तरह का लुंठित व्यंजन की पहचान कीजिए। लुंठित में हमने क्या बताया था, लुंठित में र को रखना है, ठीक है। लुंठित में किसे रखना है, र, ठीक है। करा वायु किनारों से निकल जाती है या जीभ से लुढ़कती है या नाक से ध्वनि आती है या कंठ से ध्वनि आती है। कंठ से ध्वनि आती कब दोस्तों, जो आप क वर्ग की ध्वनियां होती हैं, ठीक है। क वर्ग में जितने भी वर्ड होते हैं वो होते हैं। नाक से ध्वनि आती जो नासिक के वर्ड वाले होते हैं, और जीभ से जो लुढ़क के दे रहा दोस्तों वो इसी में होता है। वायु किनारे से नहीं निकलती बल्कि लुंठित इसीलिए कहा गया क्योंकि लुढ़क के निकलती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, लुंठित कहा गया। नाक वाले में क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगा हो जाएगा, इया हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, न हो जाएगा और म हो जाएगा। कंठ वाले में क्या हो जाएगा, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। ये इनको दिखा जाता है, ठीक है। और देखिए करा पार्श्विक व्यंजन की पहचान कीजिए। पार्श्विक में क्या था दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन में ल था, ठीक है। करा वायु नाक से निकलती है उसे पार्श्विक कहते हैं क्या, नहीं। नाक से जब निकलेगा तो नासिक के हो जाएगा, नाक से निकलेगा तो नासिक के हो जाएगा। और नासिक में क्या आ जाएगा दोस्तों, पुनः ध्यान दीजिएगा, अंगा आ जाएगा, इया आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, ना आ जाएगा, मा आ जाएगा। अगर वायु किनारे से निकलती है उसी को पार्श्विक कहते हैं। अगर लुढ़क के निकल जाती तब लुंठित हो जाता। जीभ ऊपर लगेगी तो दोस्तों तालु हो जाएगा, जीभ ऊपर लगती तो तालु हो जाता है, कंठ तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपनी क्लास में कभी टाइम पास नहीं करता, मुझे आदत ही नहीं है टाइम पास करने की, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं दोस्तों, अभी तो हिंदी की क्लास देख रहे हैं, कई बार आपके मन में आता होगा सर हिंदी के अलावा पेपर में तो जीएस भी आता है,
तो सर जीएस की आपकी कोई क्लास नहीं है? सर पैसा नहीं हमारे पास, फ्री वाली क्लास बता दीजिए। फ्री वाली क्लास भी है। मैंने यूट्यूब पर दोस्तों एक सीरीज अभी भी चल रही है, रोज दोपहर के 12 बजे मेरी क्लास जाती है। 550 से ज्यादा लेक्चर पढ़ा चुका हूं। 8 विषय मैंने उसमें पढ़ा के समाप्त कर दिया। 9वां विषय चल रहा है। पूरा इतिहास, एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न सब पढ़ा दिया। इसी तरह से पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल, पूरा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, पूरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ये पढ़ा दिया। 8 विषय समाप्त। 9वां विषय दोस्तों बायोलॉजी चल रहा है इस समय। आप आइए देख लीजिए क्लास में, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही क्लास में मैंने 17,000 सवाल पढ़ा दिया। लिख के पढ़ाया, बोर्ड पे से लिखा रहता 17,000, ठीक है। 17,000 सवाल वहां कंप्लीट करा दिया हूं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, एक संपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। उसे भी ध्यान रखेंगे। करा काकल्य वर्ण का सही उदाहरण है, तो पीछे हमने पढ़ा था काकल्य वर्ण। र दोस्तों क्या होता है? र को रखते हैं, ल को रखते हैं पार्श्विक में, ध्यान दीजिएगा। ल को रखते हैं, ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। प्लस र को कहते हैं ल लव, इसको कहते हैं अंतस्थ वाले में भी, ठीक है। इसी तरह से जो र होता है दोस्तों, इसको कहते हैं लुंठित व्यंजन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और इसको भी दोस्तों अंतस्थ की श्रेणी में ही रखा जाता है। ह दोस्तों होगा नहीं, ह काकल्य वर्ण हो जाएगा, ये आपका सही जवाब है। म तो दोस्तों ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। म को ओष्ठ की श्रेणी में भी रखा जाता है और नासिक्य की श्रेणी में भी रखा जाता है। ह को दोस्तों सघोष की श्रेणी में रखते हैं, और इसके अलावा महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, काकल्य वर्ण, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इतनी बातें इसके बारे में याद रखेंगे जो सवाल परीक्षा में अक्सर करके पूछता रहता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये ट्रेलर वाली क्लास है, इसको देखकर अगर आप खुश हैं तो खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है, और ये क्लास चलती रहेगी। लेकिन कम अगर आपके पास समय हो और आप बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक बार मौका दीजिए, हमारे सुपर सेलिंग बैच जो हिंदी का बैच है दोस्तों, इसे ज्वाइन करके देखिए। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, कोई मास्टर साहब पूरा पढ़ा दे, चैप्टर पूरा क्वेश्चन आंसर करा दे, एक बढ़िया सा नोट्स दे दे, ये 3 चीज चाहिए होता है, और तीनों चीज दोस्तों आपको इस बैच में मिल जाएगा। पता कितना लेक्चर है? 175 लेक्चर इस बैच में दिया गया। कितना? हिंदी का 175 लेक्चर से इतना ज्यादा कैसे पढ़ेंगे? अरे क्वेश्चन आंसर भी है। इस बैच में 3000 सवाल मैंने पढ़ाया। जैसे आज आप 25 पढ़ रहे हैं, ऐसे 3000 सवाल इस बैच में क्लास में डिस्कस किया हूं। एक एक चैप्टर भी पढ़ाया हूं और क्लास में डिस्कशन भी किया हूं। तभी तो कह रहा हूं कि आप आइए, जुड़िए इस बैच के साथ, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। और हिंदी तो हिंदी, हमारे पास इतिहास का बैच है जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर नितिन सर से ही पढ़ना है, तो लो भैया इतिहास का बैच आ गया, संविधान का बैच आ गया, यहां देख सकते हैं यूपी स्पेशल का बैच भी आ चुका है, एक बीपीएससी का बैच चल रहा है हमारे पास। तो बहुत शानदार से बैच हमारे पास है, ज्यादा तो नहीं है, लिमिटेड बैच है, लेकिन जितने हैं वो अपने आप में बहुत परफेक्ट बैच है, ठीक है। तो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए, कम से कम डेमो क्लास जरूर देखिए। आज ज्वाइन करना हो, कल ज्वाइन करना हो, एक हफ्ते बाद करना हो, अपनी जगह है, लेकिन जो डेमो क्लास जो फ्री में मैंने दे रखा है उसको तो आप पढ़िए, उसको इस्तेमाल कीजिए तब तक, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किताब दोस्तों आपका इंतजार करी तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, पूरे 1.5 साल बाद ये किताब प्रिंट होकर आई हमारे पास, ठीक है। तो फटाफट आप ऑर्डर कर लीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। नए नए लेटेस्ट सवाल आपको यहाँ दिख जाएंगे, जो भी एग्जाम होते रहते हैं उनके सवालों को कलेक्ट करके हम इस बुक में डाल दिए हैं। 6000 सवाल इस किताब में दिया गया है। किताब बहुत मोटी दोस्तों, 632 पेज की किताब है। कितना? 632 पेज की किताब है। वो इसीलिए कि भाई 6000 सवाल इसी में भरे हैं तो किताब तो मोटी होनी है, ठीक है। तो आप जल्दी से परचेज कर लीजिए, वो आपको वेबसाइट एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी 91 ऑफिशियल, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी बातें लिखी गई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।